हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप थ्योरी में हम पहले पढ़ा रहे थे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी में हमने बताया था फैमिली ऑफ सेट के बारे में। तो आज से हम यही कंटिन्यू करेंगे। सेट थ्योरी के बारे में हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रियल एनालिसिस में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। आप जो है रियल एनालिसिस में सेट थ्योरी पढ़ सकते हैं, सेट का नॉलेज उसमें ले सकते हैं क्योंकि उसमें डीप से बताया गया है। तो इसमें ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बस पावर सेट, उसके बाद हमारा रिलेशन से स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशन, पार्टीशन, इक्विवेलेंस, फिर आपका ग्रुप अलजेब्रिकली स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका जो है इसके पहले बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर ग्रुप, उसके बाद आपका सब ग्रुप, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। इधर 2 दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था और आवाज़ भी हमारा साफ से नहीं निकल रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। तो किसी तरह हम मतलब कि आज क्लास ले रहे हैं, कल से फिर सही हो जाएगा तो और बढ़िया बात है। तो चलिए देखिए, पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट यहाँ पे डायरेक्टली हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम वहाँ पे काउंटिंग करेंगे रिलेशन को बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, जब वहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे ये ज़रूरत होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट होता है, तो वहाँ पे सबसेट का काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम पावर सेट पढ़ा रहे हैं। पावर सेट के काउंटिंग के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो लेट, सबसे पहले हम सेट डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, देन पावर सेट of A is defined as, then power set of A is defined as collection of all possible subsets of A। जैसे एग्जाम्पल, ए बराबर ए बी सी। चलिए इसके कितने सबसेट हैं पहले ये देख लीजिए। यदि आप सारे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड कर लेते हैं तो पावर सेट ऑफ ए ऑब्वियसली फाइंड हो जाएगा। तो पहला A1 बराबर एम्प्टी बनेगा क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है सबसेट होता है किसी भी सेट का। A2 पहले सिंगलटन बनाइए, A3 B A4 C, फिर 2 एलिमेंट को रखिए, A5 A, B, A6 B, C, A7 A, C। इसमें B, C लिखिए या C, B, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सेट में एलिमेंट को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A7 बराबर A, C, A8 बराबर A, B, C। तो पावर सेट ऑफ A में देख रहे हैं कौन कौन आया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, देख रहे हैं ना। तो यही एक ऐसा सेट बनता है, फैमिली ऑफ सेट ही ऐसा सेट बनता है जिसके एलिमेंट को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है क्योंकि वह खुद में क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, A1 या तो इसको ये भी लिखो 5, A, B, C, A, B, B, C, C, A, B, C। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पावर सेट हुआ किसका, इस सेट ए का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए बना वो क्या बना,
1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ 8। कार्डिनलिटी कितना हुआ 8 हुआ। तो ये चीज़ समझ गए होंगे पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होता है, ये चीज़ जाने। तो देखिए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, let A be any set such that cardinality of A equals to n. Cardinality of A equals to n. We have to find cardinality of पावर सेट ऑफ ए। हमें ये फाइंड करना है क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। ए को हम रोस्टर फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। या डिस्क्रीट फॉर्म में आप क्या करिए एलिमेंट को लिख दीजिए। मान लीजिए ए के पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट En है। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट En। तो इसके जो भी सबसेट होंगे, ठीक है। बी कोई सबसेट है, एनी सबसेट, बी कोई सबसेट है, ठीक है, ऑफ ए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी चूज करें, ए आई आइदर बिलोंग, ठीक है, या तो ये बी में बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए आई, सॉरी बी में ए आई का कोई भी एलिमेंट जो है या तो इसमें होगा या तो नहीं होगा। तो जो भी सबसेट बना रहे हैं उसमें प्रत्येक एलिमेंट, ए के प्रत्येक एलिमेंट को चूज करने का जो नंबर ऑफ वेज है वो कितने हैं 2 हैं। आइदर सेलेक्टेड इन बी या आइदर रिजेक्टेड इन बी, ठीक है। या तो उसको कोई भी A1 को ले, A1 या तो बी में सेलेक्ट होगा या तो सेलेक्ट नहीं होगा। A2 को ही देखें, A2 या तो सेलेक्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। A3 भी या तो सेलेक्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो ये इसका कितना आया, तो 2 वेज है ना, फॉर ऑल आई आइदर सेलेक्टेड इन बी या रिजेक्टेड इन बी। या तो वो बी में सेलेक्ट हो रहा है या तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसेट है बनाने का नंबर ऑफ वेज है वो कितने हैं। तो A1 इसमें जाने का या नहीं जाने, A1 को सेलेक्ट करने का जो पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ वेज है वो कितने हैं 2 हैं। दैट इज़ वो इसमें जा सकता है या नहीं जा सकता है। दैट इज़ वो इसका मेंबर होगा या नहीं होगा। A2 भी उसका मेंबर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से A1 का 2 पॉसिबिलिटी हुआ, 0 या 1। या 0 करने का मतलब रिजेक्ट या सेलेक्ट। A2 का भी कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 0 या 1। A3 का भी जो पॉसिबिलिटी हुआ 0 या 1। An का भी कितने पॉसिबिलिटी हुए, 0 या 1 हुए, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रत्येक से क्या करना होगा, कवर करना होगा।
एक दूसरे को क्या हुआ, कवर करते जाना है। प्रत्येक पाथ, यहाँ 2 पाथ है, यहाँ भी 2 पाथ है, यहाँ भी 2 पाथ है ना। प्रत्येक को हमको क्या करते जाना है, कवर करते जाना है। दैट इज A1 को या तो सेलेक्ट कीजिए या तो रिजेक्ट कीजिए। फिर A2 पे आइए, या तो इसको सेलेक्ट कीजिए या तो इसको रिजेक्ट कीजिए, या तो इसको सेलेक्ट कीजिए या तो इसको रिजेक्ट कीजिए, या तो इसको सेलेक्ट कीजिए या तो इसको रिजेक्ट कीजिए। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इक्वल टू, इसका कितना पॉसिबिलिटी, 2 इंटू कितना टाइम्स, 2 n टाइम्स, है ना, n टाइम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स of A equal to 2 to the power n बराबर 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A। दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। अदर वेज में भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला। वो कैसे, अदर मेथड ये, ठीक है, अदर मेथड ए में जो है n एलिमेंट है, A1 A2 डॉट an, ठीक है। तो जो सबसेट्स बनेंगे एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एम्प्टी सेट कितने बनेंगे, एम्प्टी सेट एक ही बनेगा, ठीक है। वो NC0 जिसमें कि n में से एक भी एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं किए, तो कितना तरीके से NC0 दैट इज 1 तरीके से। सिंगलटन सेट के कितने बनेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसका दैट इज सबसेट है, ठीक है। ये भी क्या सबसेट बना रहे हैं, ये भी क्या है सबसेट है, बट वैसा सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वैसा सबसेट है जिसमें एक एलिमेंट है। इसका कितना NC1। अब वैसे सबसेट कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट, अब हम क्या करते हैं 0 1 2 रखते हैं। इसको कितना तरीके से ऐसे सबसेट को बना सकते हैं जिसका कार्डिनलिटी 2, तो NC2। इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए और एक सेट बनाइए। उसको अरेंजमेंट नहीं करना है, अरेंजमेंट क्योंकि सेट में A1 A2 लिखे या A2 A1 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ऑर्डर्ड सेट हो जाए, यदि उसके ऑर्डर पे डिपेंड हो जाए A1 A2 A1 अलग हो जाए, तो वहाँ पे परमुटेशन लगता है। बट सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में क्या होता है कि अरेंजमेंट रीअरेंज कीजिए एलिमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैसे सबसेट कितने होंगे जिसका कार्डिनलिटी NC2 होंगे, डॉट। वैसे सबसेट कितने होंगे जिसके कार्डिनलिटी n-1 हो, तो NC(n-1) होगा। वैसे सबसेट कितने होंगे जिसका कार्डिनलिटी n हो, तो NC(n) होगा। इससे यह पता चला कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू, टोटल ऐड कर दीजिए, NC0 NC1 प्लस NC2 डॉट प्लस NCn। ये जो है किसके इक्वल होता है, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, 1 + 1 टू द पावर n। देखिए इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आप पढ़े होंगे x + y टू द पावर n। देखिए इसको उसी टर्म में एक्सप्रेस कीजिए तो ये वैल्यू आएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये किसके इक्वल हुआ, 2 टू द पावर n का, दैट इज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने क्या किया, पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट हमने फाइंड कर लिया। तो
कार्नलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the पावर कार्नलिटी ऑफ ए। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, अब हम यहाँ से रिलेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, टू पेयर, या तो ये लिख सकते हो 2 एलिमेंट्स या अ पेयर एलिमेंट, अ पेयर एलिमेंट्स A and B are written, a pair elements A and B are written in the form of A comma B. A pair element A and B are written in the form of A comma B is called ordered pair. That is A comma B क्या है, यही हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। B comma A भी क्या होगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। तो A comma B है, तो ये जो है A is at फर्स्ट पोजीशन, B is at सेकेंड। यह जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें A जो है किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, और B जो है किस पोजीशन पे, B इज एट सेकेंड पोजीशन, समझे। B इज एट सेकेंड पोजीशन, या तो इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, B को ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर का 2 क्या है, एब्सिसा है, और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो समझ गए। ऑर्डर्ड पेयर जो है किस फॉर्म में होता है, 2 एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वह किस फॉर्म में होता है, A comma B। और पेयर एलिमेंट A comma B आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ A comma B इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। A comma B ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है। ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे, बी किस पे, सेकंड पोजीशन पे। इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या देखा, 2 एब्सिसा है, 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। ऑर्डर्ड पेयर को 2 टपल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को 2 टपल भी कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम 2 टपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब 3 एलिमेंट की बात हो, A, B, C, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको 3 टपल बोलते हैं, ठीक है। अब A1, A2, A3, A4 इस तरह रहे, इसको क्या पढ़ोगे, 4 टपल, ठीक है। 2 टपल में वहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट को डिफाइन किया गया, बट इसमें हम इसे एन टाइप का, तो ऐसे में तो हम नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी हम इसको बोलेंगे A1 इज एट फर्स्ट पोजीशन, A2 इज एट सेकेंड पोजीशन, A3 इज एट थर्ड पोजीशन, A4 इज एट फोर्थ पोजीशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 4 टपल बोलते हैं। A1, A2, A3, डॉट डॉट AN रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, एन टपल कहेंगे, ठीक है। ये चीज़
अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे ऑर्डर पेयर में। वो क्या, ए कॉमा बी इक्वल टू होगा सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट दैट इज दोनों का एब्सिसा क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों का सेकेंड पोजीशन वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज दोनों का ऑर्डिनेट क्या हो, इक्वल हो, एब्सिसा भी इक्वल हो, ऑर्डिनेट भी इक्वल हो, तब जाके दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल 2,3 और ये 2,4 है, तो देखिए 2 तो इक्वल है, एब्सिसा तो इक्वल है, बट ऑर्डिनेट इसका इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे 3,2 है, ठीक है, 4,2 है, इसमें ऑर्डिनेट तो इक्वल है बट यहाँ पे एब्सिसा इक्वल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। 3,2 है तो इक्वल होगा 3,2। हाँ ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका दोनों ऑर्डर्ड पेयर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में क्या है, इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सिसा इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे क्वेश्चन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, 1 रहे, तो आपको कहे देन x बराबर वाट, y बराबर वाट, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये दोनों क्या ऑर्डर्ड पेयर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लो, x माइनस वाई को 1 ले लो, सॉल्व करो, तो 2x बराबर 4, x बराबर कितने होंगे, 2 होंगे, फिर x बराबर 2 रख दीजिए, तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो आपका x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर 1, ठीक है, यस, तो x, y जो आपका आया वो कितना है, 2,1 आया। तो ये जो समझ गए कि ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होता है। अब n टपल 2n टपल लेते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं n के टर्म में। सेकेंड नंबर 2n टपल a1 a2 a3 डॉट an इक्वल टू b1 b2 b3 डॉट bn if and only if a1 बराबर b1 a2 बराबर b2 a3 बराबर b3 डॉट an बराबर bn। दैट इज कहने का मतलब यह हुआ कि 2n टपल आपस में इक्वल तभी होते हैं जब कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाला एलिमेंट जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे कंडीशन में ही हम कह सकते हैं कि दोनों n टपल क्या है, इक्वल हैं। ये चीज़ समझ गए। तो 2n टपल इक्वल तभी हुए जब सेम पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो क्या रहा, इक्वल रहा। ये चीज़, तो ये चीज़ समझ गए। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, लेट a and b are two sets। यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहा गया कि दोनों इक्वल हैं या दोनों नॉन एम्प्टी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं दिया, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी चूज़ किया, तो आप इक्वल भी कर सकते हो, डिस्टिंक्ट भी कर सकते हो, या एम्प्टी भी कर सकते हो किसी एक को, या दोनों को भी एम्प्टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका डिफाइंड होगा। लेट a and b are two sets, then the Cartesian product
product of A and B is defined as the collection of all those ordered pairs whose first position element belongs to A whose first position element या abscissa belongs to A and whose second position element, that is ordinate belongs to B। ठीक है, जितने भी पॉसिबल कलेक्शन होंगे एज द कलेक्शन ऑफ all those ordered pairs whose first position element, that is abscissa, belongs to A and whose second position element, that is ordinate, belongs to B। कहने का मतलब यह हुआ belong to B। ठीक है, नोटेशन इसका ये होगा, ये चीज़ जान लीजिए। नोटेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑपरेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट के बीच एक ऑपरेशन है। उसी ऑपरेशन, ठीक है, को हमको क्या कहा गया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा गया है। ठीक है, जिस ऑपरेशन के तहत A क्रॉस B का वैल्यू क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में उस जो है उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो दैट इज नोटेशन A क्रॉस B। ये जो है हमारा ऑपरेशन है। ठीक है, और इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो चलिए A क्रॉस B क्या होता है इसे देखें। तो यहाँ से A क्रॉस B में वैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A कॉमा B, जिसके लिए A जो होगा A का एलिमेंट होगा और B जो होगा किसका एलिमेंट होगा? B का एलिमेंट होगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is defined as the collection of all ordered pair whose first position element belongs to A and second position element belongs to B। जैसे A बराबर 1 2 3 है, B बराबर 4 5 है। A क्रॉस B में देखें तो सबसे पहले A के एलिमेंट को फिक्स कीजिए, फिर उसको B के साथ रिलेट कीजिए। तो 1 को फिक्स करें और उसको B के एलिमेंट के साथ रिलेट करते तो कौन कौन आएगा? 1,4 आएगा, फिर 1,5 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में। ठीक है, उसके बाद देखें B क्रॉस A में कौन आएगा? B क्रॉस A में जो आएगा 4,1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन B का एलिमेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे A का एलिमेंट होगा। पहले 4 को फिक्स कीजिए, 4 1 4 2 4 3, यस। ठीक है, तो A क्रॉस B समझ लिए, और 4,3 और फिर 5 को 5,1 5,2 5,3। तो देखिए
1,4 इसमें, बट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हम नहीं कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट on two sets doesn't satisfy commutative law। कम्यूटेटिव लॉ करने का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए। तो यहाँ पे क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वह जो है क्या दे रहा है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू सेट्स, ठीक है, या फिर जो भी है टू सेट काहे कि इक्वल टू डिफरेंट सेट बोलते हैं यहाँ पे, टू डिफरेंट सेट। ठीक है, क्योंकि इक्वल होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस ए का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू डिफरेंट सेट्स doesn't satisfy commutative law, that is a not equal to b, then a cross b not equals to b cross a। ठीक है, ऐसा इसलिए देखिए कैसे, क्योंकि a जो है b के इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब है there exists x belongs to a but x not belongs to b, and there exists y belongs to b but y not belongs to a, है ना। जब दो सेट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ए के पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ए के पास, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वल नहीं है, कहने का मतलब या तो ए के पास कुछ है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, ठीक है, या फिर बी का सारा एलिमेंट ए में हो, है ना, बट इक्वल ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। या फिर ए के पास भी कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो बी में नहीं हो, बी के पास भी कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन हुए कि ए जो है प्रॉपर सबसेट हो बी का, या बी जो है प्रॉपर सबसेट हो ए का, या फिर ए के पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, या बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो किसी न किसी एक के पास जो है या तो इसमें एक एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं है, या तो फिर इसमें एक एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे या आएगा। ठीक है, हो सकता है ये ना हो वो हो, ए प्रॉपर सबसेट ना हो बी का, ठीक है, या बी जो है प्रॉपर सबसेट ना हो ए का, है ना, कुछ भी हो सकता है तीनों कंडीशन में। तो आप ऐसे लिखोगे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, या एंड नहीं, या देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, ये हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एक्स ए में है एक्स बी में नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स सम ए जो कि बी में है, ठीक है, ये जो है बी का एलिमेंट है, तो ये जो है ए क्रॉस बी में है, बट इसके लिए, ठीक है, बट एक्स कोमा ए जो है बी क्रॉस ए में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है। या फिर देखिए दोनों कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि एक्स कोमा किसी ए के लिए जो कि किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट है, उस एक्स के लिए ये किस में है, ए क्रॉस बी में है, बट ए कोमा एक्स जो है एक्स कोमा ए जो है बी क्रॉस ए में नहीं है ना, एक्स कोमा ए जो है बी क्रॉस ए में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया
कि ए यदि इक्वल नहीं है बी का तो ए क्रॉस बी जो है कभी भी बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यदि इक्वल होता तो सारा एलिमेंट दोनों का सेम होता ना, बट यहाँ पे देख रहे हैं एक्स कमा इसमें है इसमें नहीं है, तो इस कंडीशन में दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि ए क्रॉस ए नॉट इक्वल टू बी, देन बताएंगे फिर ए इक्वल टू बी के लिए हम प्रूव करेंगे इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमने दिखा दिया। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमने ये चीज़ माना था ए नॉट इक्वल टू बी, तब हमने ये दिखाया था। आप ये भी दिखा सकते हो, ये जो राइट साइड से भी आप लेफ्ट साइड जा सकते हो। वो कैसे? लेट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब ये होता है, जस्ट ये भी क्या है, सेट है, तो उसी तरीके से यहाँ भी आएगा, है ना। या तो किसी में भी, या तो देयर एग्जिस्ट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए बट एक्स कमा वाई नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये हो सकता है। या फिर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बट एक्स कमा वाई नॉट बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो ऐसे में या तो x जो है b का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, इस कंडीशन में भी आप प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे में x कमा वाई बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, तो कहने का मतलब है, लेट आप किसी एक को मानिए, इसको मानिए या इसको मानिए, x कमा वाई बी क्रॉस ए बट x कमा वाई नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ऐसी कंडीशन में ये होगा कि x b का एलिमेंट है एंड y जो है a का एलिमेंट है, बट यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई ए क्रॉस बी में है, नहीं है, तो या तो x a का एलिमेंट नहीं होगा या तो फिर y b का एलिमेंट नहीं होगा। तो यह x जो है a का एलिमेंट नहीं है या फिर y जो है b का एलिमेंट नहीं है। तो बट यहाँ पे देखिए x जो है b का एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से कोई भी लीजिए, ठीक है। आप यदि मानोगे कि x a का नहीं है, x जो है a का एलिमेंट नहीं है, अब बट यहाँ पे x तो b का है ना, x जो है b का है। इफ लेट यहाँ पे यदि आप कहते हो कि x नॉट बिलोंग्स टू a बट यहाँ पे x तो b में है ना, तो इससे ये पता चला a जो है b के इक्वल नहीं होगा। या फिर लेट अब ये करो कि y नॉट बिलोंग्स टू b बट यहाँ पे क्या देख रहे हो, y तो a में है ना, तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, a नॉट इक्वल टू b रहा। तो हमने क्या दिखाया, a नॉट इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a। ठीक है, तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं या फिर ये भी आप प्रूव कर सकते हो। या फिर ये भी प्रूव कर सकते हो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b बराबर क्रॉस a इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b। ये तो उसमें हमने ये तो प्रूव कर ही दिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a इफ एंड ओनली इफ a नॉट इक्वल टू b। जब तक कि a और b इक्वल नहीं हो जाता है तब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। इक्वल होगा तभी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, a इक्वल टू बी मान गया फिर ये प्रूव कर दो, फिर या फिर ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल है, देन a इक्वल टू बी आप प्रूव कर दो। तो ठीक है, तो हमने वो प्रूव कर दिया, तो ये भी हो गया। तो चलिए, ये चीज़ आप समझ गए कि a क्रॉस b और b क्रॉस a हमेशा इक्वल नहीं होता है। इक्वल होने का मतलब है दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए, वेयर
ए नॉट 5 बी नॉट 5। काहे कि यदि एम्प्टी हो जाएगा, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, इफ ए इज एम्प्टी या बी इज एम्प्टी, कोई भी दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हो जाता है, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, बी क्रॉस ए भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। ऐसे कंडीशन में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाते हैं। तो कोई भी एक सेट यदि इन दोनों में से कोई भी एक सेट जो है एम्प्टी हो जाता है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम्प्टी के इक्वल हो जाएगा, और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब ये तो देख लिया, ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अब 3 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है 3 सेट में डिफाइन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब होता है 3 टपल का कलेक्शन, वो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन था, ये 3 टपल का कलेक्शन होगा, ए बी सी, सच दैट जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो ए का होगा, है ना, जो सेकेंड पोजीशन वाला एलिमेंट बी है वो किसका होगा, बी का होगा, और जो थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट जो है सी जो होगा किसका होगा, सी का। तो सिमिलरली जनरलाइज कर देते हैं यहाँ पे A1 क्रॉस A2 क्रॉस, ये जो आप ऑपरेशन देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही ऑपरेशन है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस AN इक्वल टू n टपल का कलेक्शन ऑफ n टपल्स, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN such that first position element belongs to A1 belongs to A1, and second position element A2 belongs to A2 dot 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 AN belongs to AN। ये हुआ। तो चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं, कल हम जो है इसका काउंटिंग करेंगे, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डॉट AN में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। उसके बाद हम रिलेशन पे आएंगे, रिलेशन से हम वहाँ से फिर क्या होगा, हमारा ये जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।